वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है आदर्श गंगराड़े और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एमपीपीएससी के द्वारा जो प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट अभी हाल में निकाली गई है, उसके सिलेबस के एक खास हिस्से के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। उसमें जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसके सिलेबस का, टेक्निकल पोर्शन में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो 100 सवाल होंगे। उन 100 सवालों को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। उन 10 यूनिट में से जो शुरुआती 4 यूनिट है, जिसका रिलेशन स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पोर्शन के साथ है, उस सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो जो है इसके सिलेबस की आउटलाइन के ऊपर हमारा रहेगा और अगले जो क्लास रहेगी, अगला जो लेक्चर रहेगा, उसमें हम इस सिलेबस को टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक से हम लोग इसको शुरू करेंगे और इन क्लासेस के माध्यम से फिर इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग और जो स्किल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपको सेकेंड पोर्शन में पूछे जाएंगे, वो कौन कौन से हैं। मैंने आपसे जैसे कहा कि जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसमें 10 यूनिट है, उसमें शुरुआती 4 टॉपिक या शुरुआती 4 यूनिट जो है वो स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंधित है। तो हम देखते हैं ये कौन कौन सी यूनिट्स है। शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहली यूनिट है गाइस, वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। देखिए, यह है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आजकल क्योंकि देखिए जो ये वैकेंसी है ये निकाली गई है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखें तो आप उसमें ऊपर ही लिखा हुआ है कि टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा निकाली गई है। इसका मतलब है कि ये जो पोस्ट है ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा है। ठीक है, और टेक्निकल एजुकेशन में भी जो एजुकेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेशन को एम्प्लॉयबल बनाना, एजुकेशन को इस तरह से रखना या एजुकेशन का सिस्टम इस तरह से डिवाइस करना कि उस एजुकेशन को लेने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट को इसमें रखा गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग को इसमें रखा गया है। इसमें आप देखिए कि जो पहला टॉपिक है वो है वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन का क्या सिस्टम है, उस पूरे सिनेरियो को हमको इसमें समझना है कि वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेहनत की है, क्या प्रयास किए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम्स चलाई जाती है, कौन से इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, वो सारा एक ब्रॉडर आउटलाइन हमको इसमें समझना होता है कि वोकेशनल एजुकेशन का पूरा सिनेरियो हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे कैसा है। ये जो पहली यूनिट है इसको हम अगर देखें तो इसमें हमको स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग इन दोनों को देखना है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। आपने इसका अगर हेडिंग देखे तो इसमें लिखा ही है नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल लेवल पे स्किल डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो है, स्किल डेवलपमेंट का पूरा सिस्टम हमारे यहाँ क्या है, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। नेशनल लेवल पे वोकेशनल एजुकेशन का पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसको बहुत ब्रॉडली हमको देखना है। दूसरा टॉपिक है करंट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ एक नेशनल पॉलिसी बनी हुई है। उस पॉलिसी से जुड़े हुए अलग अलग प्रोविजंस को, उसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, कौन कौन से अरेंजमेंट्स किए गए हैं और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी फैसिलिटीज हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, इस सबको हमको डिटेल में इस पॉलिसी में पढ़ना है। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो नेशनल पॉलिसी बनी थी वो बनी थी 2009 में, 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय पहली बार जो है हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट को लेकर के एक नेशनल पॉलिसी बनी है, जिसको हमारे यहाँ जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। उस समय इसका ये नाम था नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। इसके बाद 2015 में इस पॉलिसी को, जो नेशनल पॉलिसी है स्किल डेवलपमेंट की, इसको थोड़ा सा और व्यापक बनाया गया, इसकी एम्बिट को थोड़ा सा और ज्यादा फैलाया गया, इसका नाम भी इसमें बदला गया। इसका नाम अब हो गया नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को भी शामिल कर लिया गया है। तो हम इस पूरी पॉलिसी में क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या अरेंजमेंट्स है, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन सी पॉलिसीज है, इस सब के बारे में चर्चा इस टॉपिक में करेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है,
इसको हमको इसमें समझना है। देखिए, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, हमेशा ये बात कही जाती है कि इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंडीशन में है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, हमारे पास यंग लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी कंट्री उस यंग पॉपुलेशन का, उस वर्किंग पॉपुलेशन का, यानी कि उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का उस तरह से फायदा नहीं उठा पा रही जैसे उसको उठाना चाहिए। और इसके लिए कहा जाता है कि इसके लिए जो जिम्मेदार कारण है, इसके लिए जो रीजन है, वो ये है कि हमारा जो यूथ है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसमें स्किल्स उतनी नहीं है जैसी चाहिए, उसमें स्किल्ड कम है या स्किल्ड नहीं है। और इसीलिए हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो ऑब्जेक्टिव और नीड है उसके बारे में हमको समझना है। अगर हमें अपनी यंग पॉपुलेशन को एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेस में कन्वर्ट करना है, अगर उसको प्रोडक्टिव काम में लगाना है, तो हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन में, अपने यंगस्टर्स में कोई ना कोई स्किल इनकलकेट करके, कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या एजुकेशन दे करके उसको एम्प्लॉयबल बनाएं और उसको हम जो है ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाए। इसलिए इसके ऑब्जेक्टिव और नीड क्या है, इस पर भी हम बहुत डिटेल डिस्कशन इसमें करेंगे। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है गाइस, इस वाले फर्स्ट वाले टॉपिक में जो चौथा सब टॉपिक है, रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमिटीज ऑन वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी कमिटीज बनी है, जिसमें से एक मेन कमिटी जिसको कोठारी कमीशन बोलते हैं, जो 1960s में बना था, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उसके जो रिकमेंडेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। और उसके बाद भी और बहुत सारी कमिटीज बनी है, नेशनली भी, इंटरनेशनली भी और स्टेट्स के लेवल पे भी। तो ये जो वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के अलग अलग कमिटीज बनी है, इन्होंने क्या रिकमेंड किया है, कौन कौन से ये है कि रिकमेंडेशंस दिए हैं, कंसल्टेशंस दिए हैं, कौन सी एडवाइजेस दी हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। मैंने फिर कहा कि इसमें कोठारी कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और भी इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के कमीशन हैं, उनकी रिकमेंडेशन हमको डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद जो पांचवा और आखिरी सब टॉपिक है पहले वाले टॉपिक का, वो है स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि स्किल डेवलपमेंट का स्कोप किस एरिया में या कहां पर ज्यादा बनता है। एक तो स्किल डेवलपमेंट वो होता है जो बच्चा घर में सीखता है, वर्क प्लेस पे सीखता है, अपने पेरेंट्स के थ्रू सीखता है, और दूसरा वो होता है जब वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में जाके इसको सीखता है। तो कहां पर उसका स्कोप बेटर बनता है, ये जो सारी चीजें हैं उसको हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कि वो स्कोप कहां पर बेटर बनेगा, कहां पर बेटर नहीं बनेगा, उसमें कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन थ्रेट्स को पहचानना, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, ये सारी चीजें हमको स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर पढ़नी है। इसमें भी बहुत सारे, ये सब जो है आपस में मिली हुई चीजें, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी या इंटरकनेक्टेड मैनर में इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस का इससे भी लेना देना है। रिकमेंडेशन बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के स्कोप को एनहांस करने के बारे में भी बहुत सारी है, तो ये सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं और हम इनको आपस में कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक या पहली यूनिट जो है आपकी सेकेंड पार्ट की, टेक्निकल पार्ट की, वो कंप्लीट हो गई। इतने टॉपिक्स इसमें हमको पढ़ने हैं। उसके बाद जो दूसरा, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहली यूनिट है उसका संबंध कैसे है, उसका रिलेशन है नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ। स्किल डेवलपमेंट का नेशनल लेवल पे जो सिनेरियो है और इंटरनेशनल लेवल पे जो सिनेरियो है उसके बारे में इसके अंदर दिया हुआ है। जो दूसरी यूनिट है या जो दूसरा टॉपिक है, अगर हम इसको टॉपिक बोले, तो अब दूसरा टॉपिक जो है सेम चीज को अप्लाई करता है स्टेट के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरे में लिखा गया है कि वोकेशनल एजुकेशन का हमारे स्टेट में यानी कि मध्य प्रदेश में क्या स्टेटस है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके लिए क्या काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम लगाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के अंदर हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग का अभी क्या लेवल है, स्किल डेवलपमेंट का क्या लेवल है, कैसे उसको हमें आगे बढ़ाना है, उसमें कौन कौन से फेजेस हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखेंगे। तो आप देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम्स इन द स्टेट, वही चीज जो नेशनल लेवल पे देखी वही चीज अब हमको स्टेट लेवल पे देखना है कि हमारे यहाँ टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन जो कि एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, अगर हमको अपनी यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना है तो इसके लिए टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे स्टेट में क्या सिस्टम बना हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूशंस है, क्या पॉलिसीज है, क्या लॉज है, कैसे उनको इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे उनको ग्रासरूट लेवल पे एजुकेट किया जाता है लोगों को, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना है कि स्टेट के अंदर ये सारा सिनेरियो कैसा है।
उसके बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए और वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए हमारी स्टेट कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो उसमें कुछ खास है, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट से या उनके असिस्टेंस से चल रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, और भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो या तो नेशनल लेवल के या किसी इंटरनेशनल लेवल के बॉडी से या इंस्टीट्यूशन के असिस्टेंस से चल रहे हैं। उन सारे प्रोग्राम्स के बारे में इसमें हमको डिस्कस करना है कि उनके कौन कौन से फेजेस हैं, उनका क्या पर्पस है, हर प्रोग्राम का अलग पर्पस है और उसके क्या आउटकम है, इन प्रोग्राम्स के थ्रू कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हमको देखनी है। इसके बाद इसका जो तीसरा सब टॉपिक है वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर स्किल डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। बेसिकली हमको यहां पर, जैसे मैंने कहा कि सेकेंड जो यूनिट है उसमें सारी चीज क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो। तो गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी पॉलिसीज और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो हमको इसमें पढ़ने हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का नाम सुना होगा, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है MPSSDEGB, इसका नाम आपने सुना होगा। तो ये सब जो है इसी के बारे में है। ठीक है, तो MPSS यानी मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट DEGB, ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे ऐसे काम चला रही है। इसका नाम है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, ठीक है, MPSSDEGB। तो इसके ये एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, जिससे हम हमारे यूथ में स्किल डेवलपमेंट को जो है बढ़ा सके, इनहेंस कर सके और उसके साथ ही उसको ज्यादा एम्प्लॉयबल बना सके वोकेशनल ट्रेनिंग देके। तो ये इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो कौन कौन सी स्कीम चला रहे हैं, उन स्कीम्स के क्या पर्पसेस हैं, उनमें कौन सी शॉर्टकमिंग्स हैं, कौन से सजेशंस हैं उनको और बेटर बनाने के लिए, ये सब इस पोर्शन के अंदर हमको पढ़ना है। तो वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद ये सारे प्रोग्राम्स पढ़ने के बाद जो चौथा टॉपिक है वो है इन्हांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज, रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब इन चारों टॉपिक को एक एक करके शॉर्ट में इसके बारे में समझते हैं। इन्हांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, ये जितना भी तामझाम किया जा रहा है ये सब एक ही काम के लिए किया जा रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना। हमारे पास जो यूथ है उसको स्किल्ड करना और स्किल्ड करके उसको ज्यादा से ज्यादा इस कंडीशन में पहुंचाने की प्रोसेस में लगना कि वो एम्प्लॉयबल बने, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है। तो कैसे हम हमारे लोगों की, हमारे यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ये है इसमें पहली चीज। दूसरी चीज है कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का लिंकेज। अगर आपने इंस्टीट्यूट्स में उसको ट्रेनिंग दे दी, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी, उसको एक डिजायर्ड स्किल सेट उसको तैयार कर दिया, तो उसके पास स्किल सेट आ गया, उसके पास वोकेशनल ट्रेनिंग आ गई। उसके बाद जो दूसरा फेज आता है या दूसरा जो जिसको कहेंगे स्टेप आता है वो ये होता है कि उसको हम एम्प्लॉयबिलिटी दें, उसको हम एम्प्लॉयमेंट दें। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है कि इंडस्ट्री का इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के साथ लिंकेज हो, जो वोकेशनल ट्रेनिंग पाए हुए या स्किल सेट जनरेट किए हुए लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो यहाँ पर इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के लिंकेज में कौन कौन से पोर्शन है, उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक है रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, जिसको TPO कहा जाता है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो है उसको किस तरह से अपना रोल निभाना चाहिए कि वो जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाए, उसको किस तरह से इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उसको किस तरीके से अपने जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, उसको किस तरह से तैयार करना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का क्या रोल रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले जो हमारी नेशनल पॉलिसी थी उसका नाम था नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट,
लेकिन अब उसका नाम जो है वो बदल के कर दिया गया है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब यह है कि अब जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, उसका फोकस है कि हमारा यूथ केवल एम्प्लॉयमेंट मांगे ना, वो एम्प्लॉयमेंट खुद दे भी। इसीलिए इसमें एक और चीज को शामिल किया गया है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, कि वो एम्प्लॉयमेंट को खुद ही जनरेट करे, एंटरप्रेन्योर बने और खुद जो है रोजगार दे, एम्प्लॉयमेंट दे, नौकरियां दे। इसलिए अब इस पॉलिसी का नाम भी बदला गया है, इसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर की तरह से डाला गया है। और इसमें एक ईडीपी भी चल रहा है जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से प्रोविजन है, उसको हम समझेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है दूसरे यूनिट का, वो है रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखिए टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम जो हमारी स्टेट में है उसको दो बॉडीज रेगुलेट करती है। पहली का नाम है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि एक नेशनल लेवल की बॉडी है, और दूसरी है NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी एक नेशनल लेवल की बॉडी है। ये दोनों बॉडीज जो है टेक्निकल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन की जो पॉलिसीज हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं, ये दो बॉडीज हैं, इनके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, इनके फंक्शंस को हम समझेंगे, इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं उसको हम समझेंगे, और ये किस तरह से किन गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे काम करती है उसको हम इसमें समझेंगे। तो ये दो यूनिट हमारी यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी यूनिट है हमारी, वो है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। देखिए प्रिंसिपल और डायरेक्टर के जो पोस्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसी यूनिट का है, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल या डायरेक्टर होता है, आप लोग जानते ही हैं कि उसको दो लेवल पे मैनेजमेंट का काम करना होता है। एक तो एकेडमिक लेवल पे मैनेजमेंट का काम करना होता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैनेजमेंट का काम करना होता है। इसीलिए इस यूनिट को इसमें शामिल किया गया है। इसमें एकेडमिक मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो पहला सब टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ITI। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, जिसको ITI बोलते हैं, गवर्नमेंट के जो ITI कॉलेजेस हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो वोकेशनल ट्रेनिंग के देने के लिए मेन इंस्टीट्यूट या की इंस्टीट्यूट समझे जाते हैं, वहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग जो है दी जाती है। उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और कैसा है, इसके बारे में इस पॉइंट में डिस्कशन हम करेंगे। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन सी रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि एक हायरार्की बनी हुई है। कहीं पर भी अगर आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो मैनेजमेंट जो है एक हायरार्की के फॉर्म में काम करता है, जिसमें ऊपर कुछ लोग होते हैं, उसके नीचे के लेवल पे कुछ लोग होते हैं, उससे नीचे के लेवल पे कुछ और होते हैं। सीनियर जूनियर का एक लिंक बना होता है जिसमें एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है। तो वो पूरा जो हायरार्किकल सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लेवल पे और एकेडमिक मैनेजमेंट के लेवल पे, उस पूरे हायरार्किकल सिस्टम को हमको समझना है। तो इसमें हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस मामले में रिपोर्ट करेगा, और वो हायरार्किकल सिस्टम पूरा क्या है वो इसमें हम समझेंगे। उसके बाद तीसरा की पॉइंट है इसमें SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस का मतलब होता है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। किसी भी मैनेजमेंट के लेवल पे इसका आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर भी SWOT का काम होता है तो SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जब भी आप किसी मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं तो वहां पर आपको इन चीजों को पहचानना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन सी शॉर्टकमिंग्स यानी थ्रेट्स या कौन से चैलेंजेस आपके सामने हैं। तो अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, चैलेंजेस को पहचानना, चैलेंजेस को फेस करते हुए अपॉर्चुनिटीज को यूज करना, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना, स्ट्रेंथ्स के हिसाब से काम करना, उस सारी चीज को बोलते हैं SWOT एनालिसिस। वो भी मैनेजमेंट में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हो चाहे एकेडमिक मैनेजमेंट हो, दोनों में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इसको हमको समझना है कि क्या होता है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है विजन एंड मिशन, गोल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज। ये वो काम है जो प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को किसी इंस्टीट्यूट के देखना पड़ते हैं, क्योंकि ये उसी के सुपरविजन में काम करता है। तो ये सारे वही काम है। उसका विजन क्या है, क्या होना चाहिए, मिशन क्या होना चाहिए, उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट कैसे करना है, मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज, जो एकेडमिक फैसिलिटीज है चाहे वो टीचिंग फैकल्टीज हो, टीचिंग या गाइडिंग फैसिलिटीज हो या नॉन टीचिंग फैसिलिटीज हो, उस सब के बारे में। इसमें दो तरह की फैसिलिटीज होती है, टीचिंग फैसिलिटीज भी होती है, नॉन टीचिंग फैसिलिटीज भी होती है। उस सब के बारे में क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रिंसिपल की, जो भी व्यक्ति एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दे रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उस सब के बारे में इसमें अपने को डिस्कस करना है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसका मतलब ये कि जो भी रिसोर्सेस उसके पास है वो उसका ऑप्टिमम यूज कैसे करता है, ये सारी चीजों से संबंधित जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी गाइडिंग रूल्स है, वो सब अपने को इसमें देखने हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, वैल्यू एनालिसिस एंड फैकल्टी नॉर्म्स। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमको विभिन्न यानी अलग अलग वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को देखना है। तो वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हम देखेंगे, पर्सनल मैनेजमेंट, वैल्यू एनालिसिस और फैकल्टी नॉर्म्स। फैकल्टी नॉर्म्स के बारे में भी इस पे हम चर्चा करेंगे। और जो सबसे लास्ट टॉपिक है इसमें वो है MPCSR। हमारे सभी स्टेट्स में बेसिकली एक CSR बना हुआ है, हमारे MP में भी बना है, जिसको हम मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स बोलते हैं। एक रूल बुक है जिसमें मध्य प्रदेश में जो भी सिविल सर्वेंट्स होंगे उनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय किया है, उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटीज को डिटरमाइन किया हुआ है। तो वो जो रूल बुक है उसके कौन कौन से प्रोविजंस है, कौन से की पॉइंट्स है, उसको हम इसमें समझेंगे। ये हर स्टेट में बनी हुई है, हमारे स्टेट में भी है हमारी MPCSR, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल बुक। सिविल सर्विस में जो लोग होते हैं, जो भी लोग पब्लिक पोस्ट पे जाते हैं, पब्लिक ऑफिसेस में जाते हैं, उनके लिए एक रूल बुक बनाई गई है। उसके सिस्टम को हमको या उसके मेन पॉइंट्स को, की फीचर्स को हमको इसमें समझना है। तो ये हमारी थर्ड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट और लास्ट यूनिट है स्किल डेवलपमेंट वाले टॉपिक की, जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। अभी तक हमने जो कुछ समझा, अब ये जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स है उसमें हमको केवल और केवल नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो भी स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, उन सारी स्कीम्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स का मतलब है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इसमें सिर्फ स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, उन स्कीम्स के थ्रू क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन से इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट बन रहे हैं और किस तरह से वो सारी स्कीम्स में प्रोविजन किए गए हैं, उसको हमको इसमें समझना है। तो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स में केवल और केवल स्कीम्स है, जैसे वही मैंने आपको बताया कि वेरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वही जब मैंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी नेशनल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चला रही है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ऐसी बहुत सारी, जैसे मैंने अभी आपको एक स्कीम का नाम लिया था मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, या जिसको मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, MPSDP जो है CMSDP या इसको मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये चलता है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से। तो ये राज्य सरकार की यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की एक ये प्रोग्राम है। तो ऐसे कई सारे स्कीम चल रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम चला रहे हैं उन सभी स्कीम्स को हम पढ़ेंगे, उनके प्रोविजंस पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही है, कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, कौन से मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूशंस में, ये सब हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें एक नाम भी दिया है जो है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, CTS। तो CTS जो है बहुत फेमस स्कीम है, CTS क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और भी जो दूसरी है उसको भी पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी बहुत फेमस है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF जिसको बोलते हैं ये। तो ये दोनों जो स्कीम्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है, इसमें क्या क्या प्रोविजन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, ये सब। उसके बाद क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सिस्टम CITS, ये भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट चला रही है। उसके बाद NAPS नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वाली स्कीम भी गवर्नमेंट चला रही है, ये जो है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाया जा रहा है। उसके बाद संकल्प स्कीम, स्ट्राइव स्कीम, ये सारी स्कीम जो है हमारी करंट गवर्नमेंट ने अभी शुरू की है। तो संकल्प से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, स्ट्राइव स्कीम, इन सारी स्कीम्स को हमको डिटेल में पढ़ना है, इनके प्रोविजंस को समझना है, ठीक है। तो ये जो 4 यूनिट्स हैं जिसके सिलेबस के बारे में मैंने आपसे एक आउटलाइन डिस्कस की है अभी, अब हम नेक्स्ट क्लास में एक एक टॉपिक को लेते जाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो 4 यूनिट्स हैं वो आपके सेकेंड पार्ट की है, टेक्निकल पार्ट की, और इससे आपको ये मान के चलिए कि 40 नंबर या 50 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। दूसरी चीज है कि ये बहुत स्कोरिंग भी है। स्कोरिंग इसलिए है कि ये बहुत, आप ये समझिए कि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो फैक्चुअल है, तो आप अगर फैक्चुअल चीजों पे याद कर लेते हैं तो उसके आपको सीधे सीधे मार्क्स मिल जाते हैं। तो बहुत स्कोरिंग भी है, इस पे आपको बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना है ताकि आप इसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, इन 4 यूनिट्स को। और ये 4 यूनिट जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पहली यूनिट या पहली यूनिट के पहले टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसको विधिवत शुरू करेंगे, फॉर्मली शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।